हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, गर्मियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धूप ज़्यादा पड़ रही है और पौधे ख़राब हो रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, गमले में पानी डाल देते हैं, पौधे को पानी देते हैं, लेकिन गमला पूरा भर देते हैं पानी से। तो क्या ये तरीका सही है? अगर सही है तो ठीक है, लेकिन अगर सही नहीं है तो इससे क्या दिक्कत आती है? इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ये क्लास 10th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, उसका एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स में जो रेस्पायरेशन होता है वो 3 अलग अलग लोकेशन पर एक्सप्लेन किया जाता है। नंबर फर्स्ट, in roots, second in stem और थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है, लीव्स। ठीक है, तो रेस्पायरेशन को हमें 3 अलग अलग लोकेशन पर एक्सप्लेन करना होगा। नंबर फर्स्ट रूट, नेक्स्ट स्टेम, नेक्स्ट लीव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रूट्स से कैसे रेस्पायरेशन होता है। देखिए, प्लांट्स होते हैं या फिर जो ट्रीज होता है ना, ये मैंने एक ट्री की स्ट्रक्चर बनाई है रफली। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे जड़ें होती हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो रूट्स होती हैं, अब इन रूट्स के ऊपर एक फाइन हेयर्स होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देना। ठीक है, तो बाकी रूट्स का फंक्शन क्या होता है? मिट्टी में पकड़ बनाए रखना। पौधे की पकड़ बनी रहती है मिट्टी में जड़ों की मदद से। और रूट पर जो रूट हेयर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? भाई, रूट्स ठीक है, एंकरिंग में हेल्प करती है, मतलब पकड़ बनाए रखने में मदद करती है, पौधा मजबूती से खड़ा रहता है, ठीक है, मिट्टी में। लेकिन साथ ही काम क्या होता है दूसरा इसका, कि मिट्टी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, इनटेक करना। ठीक है, साथ में जो रूट हेयर्स होती हैं वो इस काम को, इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टी को और भी बढ़ा देती हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देती हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वाटर का एब्जॉर्प्शन थोड़ा ना पढ़ना है हमें क्या देखना है? रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो अब हम रूट्स के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है ना, उस चीज़ को समझकर चल रहे हैं। देखिए, वैसे तो सिंपल है कि मिट्टी के अंदर सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन एंटर करती है रूट के अंदर। रूट हेयर्स के द्वारा कहाँ पहुंचेगी? रूट्स में, और रूट से फिर आगे वेसल्स वगैरह के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा जिक्र करना होगा कि भाई पौधे को पानी देना चाहिए, लेकिन लिमिट के हिसाब से। ठीक है, अगर आप बाई चांस पौधे को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है? पौधे की डेथ हो जाती है, जड़ें गल जाती हैं। पर वो जड़ें गल क्यों जाती हैं? क्यों पौधे की डेथ हुई? भाई, पानी ज़्यादा दिया ना। तो सीधी सी बात है, वाटर के साथ साथ सारे मिनरल्स पानी के साथ साथ जो है पौधे के अंदर जाएंगे और अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आती है, जब आप ज़्यादा पानी दे देते हैं पौधे को, तो मिट्टी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉइल के मॉलिक्यूल के बीच में जो एयर ट्रैप रहती है, वो एयर वहाँ से हट जाती है, निकल जाती है। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन से मतलब वाटर लॉग कंडीशन, जब आपने ज़्यादा पानी दिया उस दौरान, ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स तो हट गए हैं। अब जो रूट्स के अंदर रेस्पायरेशन चलेगा वो कैसा होगा? एनारोबिक। याद रखिएगा, कैसा रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा? एनारोबिक। ठीक है, तो जब आप पौधे को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उस दौरान क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो वहाँ से हट जाते हैं, और अब इस स्थिति में रूट्स के अंदर जो रेस्पायरेशन चलता है वो होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो होता है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई होती है, उसको एब्सेंस ही बोल देते हैं डायरेक्ट। तो अब इस दौरान क्या होगा? इथाइल एल्कोहल बन जाता है। याद रखिएगा, क्या बन जाता है? C2H5OH। और जैसे ही पौधे की जड़ों में इथाइल अल्कोहल बनेगा तो जड़ें धीरे धीरे गलनी शुरू हो जाती हैं और पौधे की डेथ हो जाती है। क्लियर? लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने एक टाइमिंग के हिसाब से पौधे को पानी दिया, एक कंट्रोल्ड वे में पानी दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पानी देना होता है कि आपने सुबह थोड़ा पानी दे दिया है,
थोड़ा दोपहर में डाल दिया है और थोड़ा सा फिर शाम को दिया। ये बेस्ट तरीका है, बजाय इसके कि आप एक बार ही पूरे गमले को फुल करके आ गए हैं। ठीक है, तो जब आप एक टाइमिंग के हिसाब से पानी देते हैं पौधे को, तो उस दौरान क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं चलता है। कौन सा रेस्पिरेशन चलता है, एरोबिक। ठीक है, तो जो सही भी है प्रोसेस। क्लियर हुआ आपको? तो याद रखना है आपको, पौधे की जड़ों में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो चलना भी चाहिए, जिसकी वजह से पौधा सर्वाइव कर पाता है, अच्छी ग्रोथ ले पाता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह का काम करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर देंगे, वाटर लॉक्ड रखेंगे अपने पौधे को, जड़ें हमेशा डूबी रहेंगी पानी में, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पर रुक जाता है। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हुआ तो इसका मतलब वहां पे इथेनॉल फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो गई है, लिमिटेड प्रेजेंस हो गई है ना, ऑक्सीजन बहुत कम रह गई है, और जिसकी वजह से पौधे की डेथ भी हो जाएगी। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेम के टॉपिक पर। स्टेम में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है प्लांट के केस में। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट कि स्टेम से किस तरह से रेस्पिरेशन होता है प्लांट के केस में। तो उसके लिए हम एक छोटी सी स्ट्रक्चर यहां पर बनाने वाले हैं। ठीक है, कोई ट्री है या फिर आप किसी पौधे का जिक्र भी कर सकते हैं, बात एक ही, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ये एक वुडी सेक्शन रिप्रेजेंट करता है स्टेम जो होता है, और जो शूट होता है वो काफ़ी लचीला होता है, जिसको हम वुडे लिस्ट में प्लेस नहीं कर सकते हैं ना। तो अब देखिए, जो प्लांट बॉडी होती है ना, प्लांट बॉडी में यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे ओवल शेप ऐसे गांठें सी बनी होती हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स के जरिए रेस्पिरेशन होता है प्लांट के केस में। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आपको, रेस्पिरेशन किसी में भी आप जिक्र करें, चाहे प्लांट में जिक्र करें या एनिमल्स में जिक्र करें, तो हमेशा O2 का इनटेक होता है। याद रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई प्लांट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब CO2 अंदर और O2 बाहर, रेस्पिरेशन के केस में। पर ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन अगर आपने नाम बोला, इसका मतलब O2 ली जा रही है ना, इनटेक लिख दिया मैंने, और CO2 बाहर निकल रही है ना, CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, चाहे प्लांट की आप बात करें या एनिमल्स की, दोनों में सेम होता है। रेस्पिरेशन की बात चल रही है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि स्टेम के केस में क्या होता है, जो स्टेम वाला पार्ट है वहां पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ओवल शेप स्ट्रक्चर मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। और इन लेंटिकल्स के स्ट्रक्चर से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। O2 अंदर जाएगी, ठीक है, और CO2 बाहर निकलेगी। क्लियर? रेस्पिरेशन का मतलब यही है, O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, बात खत्म। तो हमने स्टेम वाले टॉपिक को क्लियर कर लिया। और जो रूट का टॉपिक था, रूट में भी सेम ऐसे ही था। तो रूट्स के अंदर भी क्या था कि O2 अंदर जा रही थी और CO2 बाहर निकल रही थी। बस वहां पे हमने थोड़ा सा और एक कंडीशन को एक्सप्लेन कर लिया था कि वे पौधे को पानी एक साथ एक समय पर ज़्यादा नहीं देना होता है, थोड़ा थोड़ा करके पानी देना होता है, जो बेस्ट तरीका है। क्या रीज़न है वो आपने उस पार्ट में क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं, जो आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, लीव्स। कि लीव्स के जरिए कैसे रेस्पिरेशन, पत्तियों से रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करेंगे इसको सिंपल से सिंपल डायग्राम के जरिए समझने की। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पौधे में लीव से रेस्पिरेशन होता है। देखिए, जब प्लांट में रेस्पिरेशन थ्रू लीव्स हम ये समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल कंसिडर करना होगा और एक लीफ की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। रफली एक मान लेते हैं कि ये कोई लीफ है, ठीक है, काफ़ी बड़े साइज की लीफ है ना। तो अब इस लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है और रेस्पिरेशन भी चल रहा है। ये आपको मालूम होगा कि भाई रेस्पिरेशन जो होता है वो स्मॉल स्केल पर होता है इन कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस के, है ना। स्पेशली डे पीरियड की बात कर रहे हैं हम, है ना। वैसे तो हम इस चीज को दो अलग अलग सेक्शन में लेंगे, डे पीरियड और नाइट पीरियड, ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट। फिलहाल हम जो डे पीरियड है उसका टॉपिक लेकर चल रहे हैं ना, कि दिन के दौरान पत्तियों में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है ना, उसको समझ। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि भाई मान लेते हैं कि इस लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है उसमें जरूरत है 100 मॉलिक्यूल की, 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की। यहां लिख लेते हैं 100 मॉलिक्यूल CO2 की जरूरत है। अब 100 मॉलिक्यूल जो CO2 की जरूरत होती है उसमें से 90 मॉलिक्यूल, कितने, 90
CO2 मॉलिक्यूल बाहर से आ रहे हैं, है ना, 100 हो गए, लेकिन बाकी 10 कहाँ से आए वो आप मान लीजिए कि आसपास से ही आ रहे हैं फिलहाल के लिए, है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो जो 100 मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, इनका इस्तेमाल किया जाएगा और एक प्रोसेस चलेगा जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस तरीके से। और जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना फोटोसिंथेसिस का, तो उसके लास्ट में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। और कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं ऑक्सीजन के, 100 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर है, इससे बहुत आसानी समझ में आएगा। अब 100 में से 90 मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल जाते हैं, 90 मॉलिक्यूल O2 के। ठीक है, किस चीज के, ऑक्सीजन गैस के। ठीक, तो देखने पर क्या लगेगा कि भाई 90 मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं CO2 के और 90 मॉलिक्यूल जो है O2 के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस था, यहां लिख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस था, इसके लिए जरूरत थी 100 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की, और जिसकी चलने के बाद, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद O2 मॉलिक्यूल बनते हैं, वो भी 100 में से 90 बाहर निकल गए। लेकिन ये 10 कहां से आ रहे हैं CO2, और 10 O2 कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इसी के पास। एक प्रोसेस चलता है स्मॉल स्केल पर थोड़ा, उसको हम बोल रहे हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, अब आपको मालूम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, रेस्पायरेशन का जिक्र आप किसी में भी कीजिए, प्लांट में, एनिमल्स में या ह्यूमन में, किसी में भी, हायर एनिमल हो चाहे लोअर एनिमल, जो भी XYZ। तो जब रेस्पायरेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें O2 ली जाती है और CO2 प्रोड्यूस होती है, CO2 बाहर निकलती है। तो रेस्पायरेशन के लिए हम मानकर चल रहे हैं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो 10 मॉलिक्यूल कहां से आएंगे जो ऑक्सीजन के होंगे, वो यहां से आएंगे। तो 10 मॉलिक्यूल O2 के यहां इस्तेमाल हो रहे हैं, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इसके लास्ट में जो निकलेंगे 10 CO2 मॉलिक्यूल, वो बाहर नहीं जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 90 + 10 100 हो जाएंगे। ठीक है, और 100 फिर यहां पर। तो एक तरह से आप इस डायग्राम को देखकर ये समझ गए होंगे कि भाई रेस्पायरेशन डिपेंड कर रहा है किस पर, फोटोसिंथेसिस पर। क्योंकि रेस्पायरेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो सामग्री चाहिए 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, वो कहां से लिए जा रहे हैं, बाहर से नहीं लिए जा रहे हैं, वो उसी के पास जो प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का, वहां से जो 100 O2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, उसमें से 10 मॉलिक्यूल तो रेस्पायरेशन यूज कर लेता है, कहते भाई थोड़ा सा मुझे दे दे, बाकी जो 90 मॉलिक्यूल बचते हैं O2 के, वो बाहर निकल जाते हैं। हम सब यूज करते हैं, पता ही है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ओवरव्यू में देखते हैं तो भाई पता चलता है कि लीफ के अंदर CO2 एंटर कर रही है और O2 बाहर निकल रही है, जबकि रेस्पायरेशन भी अंदर अंदर काम हो गया, क्योंकि रेस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस डिपेंड कर रहा है फोटोसिंथेसिस पे। क्लियर? तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस याद क्या रखना है आपको, कोई भी नंबर डिसाइड कर लेना है, जरूरी नहीं है आप 100 लेके चलें, और एग्जाम में भी इसी तरीके से आप समझाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कौन सा पढ़ रहे हैं हम अभी, डे पीरियड का। कौन सा पढ़कर चल रहे हैं अभी हम, डे पीरियड का। लेकिन अगर हम नाइट पीरियड की बात करते हैं तो नाइट पीरियड में सोचिए क्या फोटोसिंथेसिस चलता है, नहीं चलता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, रात के समय अगर हम ओवरव्यू में देखते हैं तो क्या पता चलेगा हमें कि भाई अच्छा, लीफ के अंदर तो O2 एंटर कर रही है और CO2 बाहर निकल रही है नाइट पीरियड में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि भाई रेस्पायरेशन जो थ्रू रूट्स होता है वो बहुत इजी है, सिंपल है, डायरेक्ट हो जाता है। स्टेम में भी बहुत इजी है, लेंटिकल्स वगैरह का जिक्र करना होता है। लेकिन जो लीफ है, लीफ के अंदर जो होता है वो 2 सेक्शन में आप उसको समझना होता है, डे पीरियड और नाइट पीरियड। नाइट पीरियड में क्या होता है, सिंपल रेस्पायरेशन का प्रोसेस चलता है। तो रेस्पायरेशन कहां देख रहे हैं हम उसको, लीफ में। इसका मतलब पत्तियों में क्या चीज एंटर कर रही है, O2 एंटर करती है और CO2 बाहर निकल जाती है। जो 10 मॉलिक्यूल है ना, जैसे भाई मानिए कि 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जरूरत होगी रेस्पायरेशन चलाने के लिए, तो बाहर से अंदर जाएंगे, है ना। और फिर रेस्पायरेशन के रिजल्ट में जो 10 मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 के, वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो 4 मटेरियल की जरूरत होती है, उनमें से एक क्या है, सनलाइट, और सनलाइट होती नहीं है रात में, तभी तो नाइट पीरियड बोल रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन जब आप डे पीरियड की बात करेंगे तो डे पीरियड में क्या होता है, रेस्पायरेशन को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि डोमिनेंसी किसकी रहती है, मेजॉरिटी किसकी रहती है, फोटोसिंथेसिस की, है ना। लीफ की बात चल रही है, याद रखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमने 100 मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल कंसीडर किया। 100 मॉलिक्यूल चाहिए थे हमें, नीड थी किस चीज की, CO2 मॉलिक्यूल्स की।
तो 100 मॉलिक्यूल जो CO2 की नीड थी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसमें से 90 मॉलिक्यूल तो CO2 के बाहर से आ जाते हैं, लेकिन जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं CO2 के, वो उसी के पास जो रेस्पिरेशन चलता है वहां से ले लिए जाते हैं। तो बाहर से 90 आएंगे, बाकी जरूरत इसको 100 की थी, तो 10 ये अपनी कमी कहां से पूरी करेगा? रेस्पिरेशन से। ये रेस्पिरेशन को बोलेगा कि भाई मैं तेरे को 10 मॉलिक्यूल दे भी तो रहा हूं ऑक्सीजन के, तो 10 मॉलिक्यूल जो बनेंगे CO2 के उसको बाहर मत निकालना, वो वापस मुझे दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन इन प्लांट का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि भाई प्लांट में जो 3 अलग अलग लोकेशन पर रेस्पिरेशन एक्सप्लेन किया जाता है वो किस तरीके से होता है, जिसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो सिर्फ लीफ वाला है। रूट्स और स्टेम का जो पार्ट है बहुत ईजी है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, किसी स्टेप में कुछ कंफ्यूजन होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।